हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम मैराथन सीरीज़ की थर्ड सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है, सो वी विल फिनिश इट बाय टुडे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो बहुत बच्चों का डाउट भी है। लेट अस बिगिन विद दैट। द सॉलिटरी रीपर इज़ अ सॉलिटरी रीपर जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क है, ये कब आया था ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आया था 1807 में। आप लिखते जाइए साथ साथ, जब भी आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो साथ साथ तैयारी कीजिए। तो सॉलिटरी रीपर कब आई थी? 1807 में आई थी वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। ये एक बैलेड है। कंफ्यूज ये होता है कि कई जगह पर लिरिकल बैलेड दिया जाता है, बट एक्चुअली इट इज़ अ बैलेड जो एक्सप्रेस कर रही है ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक, मतलब संगीत की सुंदरता को। दैट अ यंग मेडन, जो एक यंग मेडन है, काम करने वाली है, रीप कर रही है, जो घास काटती है, वो गाना गा रही है अपने आप। तो उस चीज़ को बताया गया है। इज़ दैट क्लियर? अब बैलेड एक्चुअली होता क्या है? बैलेड एक सिंपल नरेटिव स्टाइल है स्टोरी बताने का, या आप कह सकते हो सॉन्ग बताने का भी, तो उसको बैलेड कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? बात और आप जानते ही हैं क्या होता है। लिरिक में कन्फ्यूजन है, तो लिरिक एक ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम होती है जो पोइट की पर्सनल थॉट और फीलिंग को बताता है, उसकी पर्सनल, तो वो लिरिक हो गया। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना बैलेड लिरिकल बैलेड में। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक बैलेड है जो एक सिंपल नरेटिव वर्स टेलिंग स्टोरी है, या आप कह सकते हो सॉन्ग है। तो अब आप भूलेंगे नहीं, व्हाट इज़ सॉलिटरी रीपर? इट इज़ अ बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिरिकल बैलेड्स वॉज रिटन बाय कॉलरिज एंड, ये आपको पता है कॉलरिज ने किसके साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जिनको अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो वो मेरा ये सेकेंड मैराथन सीरीज़ को देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक्सप्लेन किया है, वो समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, Wordsworth composed some of his finest poems during the years. finest मतलब बहुत अच्छी पोएमें उन्होंने बनाई। तो उन्होंने ये कौन से पीरियड में बनाई? एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट भी हुआ है, बट आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ योर 1798 से 1799। तो 17 एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? लास्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कुछ दूसरा था, मतलब 1798 लास्ट में दिया था। यहाँ शुरुआत दे दी है जैसे 1798 से और 99 तक, 1799। तो अब शुरुआत मतलब पीरियड तो यही था 1798, तो आपको और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसीलिए आप कौन सा टिक करेंगे? 1798 से 1799 तक का। इस पीरियड में उन्होंने बहुत ही रिफाइंड, जैसे कहते हैं बहुत ही अच्छी पोएम्स को, जो कि लिरिकल बैलेड थी, उसको क्या किया था इन्होंने? लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विथ, अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो पोएमें हैं वो ज़्यादातर किसको दर्शाती हैं? आपको क्या लगता है उनको पढ़ने से आपको कैसा फील होता है? तो अगर देखा जाए तो अगर हम उनकी पोएमों को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई उनकी पोएमें बड़ी ही हम्बल हैं। हम्बल का मतलब आप जानते हैं, विनम्र हैं। ठीक है, विनम्र जिसे कहते हैं, उनको जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे दे आर वेरी, मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से इनकी पोएमों को बताया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बिल्कुल ग्राम के असभ्य अनसिविलाइज देहाती रूप में भी दिखाया गया है। तो हम रस्टिक लाइफ को जो बोलते हैं हम देहाती बोलते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा हम्बल एंड रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है देहाती, विलेजर, ठीक है, जो गांव में रहने वाले हैं। अब एक्चुअली ये तो होता नहीं है कि जो गांव में रहने वाले हैं वो असभ्य हैं, लेकिन गांव मतलब द वन हु आर नॉट इन लिटरेट, उस सेंस में उन्होंने गांव को असभ्य बोल दिया है, इम्पोलाइट बोल दिया है, रूड बोल दिया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो अगर हम जब भी वर्ड्सवर्थ जी की पोएम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम एक तो हम्बल मतलब बिल्कुल विनम्रता, और एकदम देहात वाला हिस्सा आता है, अरे विलेज की ये बात है, क्योंकि आपको अक्सर पेस्टोरल फील्ड में और पेस्टोरल टाइप का दिखाई देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हुई थी उससे पहले वो कहाँ रह रहे थे? तो वर्ड्सवर्थ जी वापस आ जाते हैं, मूव टू रिडल माउंट।
अपनी फैमिली के साथ रिडल माउंट आ जाते हैं और आते हैं अपनी फैमिली के साथ 1813 में। ये याद रखिएगा 1813 में वो रिडल माउंट आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो तब तक रहते हैं जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं होती। तो कहाँ रहते हैं वो मृत्यु से पहले? वो रहते हैं रिडल माउंट। कहाँ, कब आए थे वो? 1813 में आए थे अपने परिवार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स हैव अ लुक। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज, अगर हम बात करें तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो टिंटन एबी जो वर्क है वो एक्चुअली क्या है? तो वो एक, हम अगर हम बात करें तो वो एलिमेंट है किसका? ओड एज वेल एज ड्रामेटिक लिरिक। उसमें ओड भी है और ड्रामेटिक लिरिक भी है। ठीक है, तो यहाँ ओड और ओड वाला वर्ड तो दिया नहीं है, तो हमको सिर्फ ड्रामेटिक दिया है। तो ओड है, एक तरीके से प्रार्थना है, एज वेल एज इसमें ड्रामेटिक लिरिक है। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? इट इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन 1805 वर्ड्सवर्थ्स विच पोएम वॉज रिटन। अब आपको याद होना चाहिए कि 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की कौन सी पोएम आई थी? तो वो आई थी, आपको याद होगा, द प्रिल्यूड आई थी। विच वन वॉज दैट? द प्रिल्यूड। कब आई थी? 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में एज इट इज़ ही पूछे जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, बस याद कर लो। 1805 में आई थी द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड, ठीक है, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज अ पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क, बहुत बड़ा वर्क था, विच वॉज टू बी कॉल्ड एज, उसको क्या कहा गया था उस वास्ट वर्क को? आपको याद होगा इन्होंने एपिक ही कह दिया था इसको कि बहुत बड़ा वर्क था ये, तो उसको इन्होंने कहा था द रेकलेस। क्या कहा था? रेकलेस। तो हम अगर बोलें तो ये जो प्रिल्यूड है ये वास्ट वर्क प्लान किया गया था एज अ रेकलेस, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये रेकलेस अधूरा रह जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स हैव अ लुक। अ वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन। ये थोड़ा लाइन है, ये पूछी गई है कि ये लाइन कहाँ किसकी है या कौन सी पोएम से पूछी गई है। तो वो कहते हैं अ वॉयलेट बाय अ मोजी, ठीक है, अ वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन। मोजी का मतलब समझ लीजिए दलदल पत्थर को कहते हैं हम मोजी। तो आप लिख लीजिए अगर आपको मालूम नहीं है, मोजी का मतलब होता है दलदल। दलदल में जो पत्थर पड़ा है वो कैसा है? वॉयलेट कलर का दिख रहा है, ठीक है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ऐसा लगता है आधा तो ये हमारी आंखों से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। तो वो ये पूछते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो कोट है, ये कौन सी पोएम की है? तो अगर आपको याद हो, आपने पढ़ी है ल्यूसी पोएम, तो ल्यूसी पोएम में बताया गया है शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। मतलब अनट्रोडन का मतलब होता है बड़े ही दुख दर्द में, मतलब बुरी गरीबी में। अनट्रोडन कहते हैं ना, बहुत ही गरीबी के दिन। तो वही कहते हैं कि उन्होंने अपना, शी ड्वेल्ट मतलब वो रहती थी बिल्कुल दर्द भरी, मतलब गरीबी में रहती थी। तो वहाँ लूसी की बात कही गई है। तो इसलिए ये जो वर्क है ये कहाँ से लिया है? अगर बात की जाए तो ये लिया गया है आपका द लूसी से। ये जो वर्क है दैट इज़ लूसी पोएम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बन के आ जाता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। लेट्स हैव अ लुक। तो ये वॉयलेट वाला तो आपको समझ में आ गया ना कि मोजी दलदल में, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ये ली गई है लूसी पोएम से, जिसमें कि उसने बताया है कि भाई ये जो लूसी है ये बहुत ही गरीबी में, जो मतलब दिखता बाहर है, मतलब गरीबी में रह रही है। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मतलब जिसका कोई नहीं है उस सेंस में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला बैठा है तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ब्रेक लग रही हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि मैं एक एक शब्द को क्लियरली प्रोनाउंस कर सकूँ, बट समहाउ इफ़ माई थ्रॉट विल बी नॉट फीलिंग वेल, सो इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू वाइल अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस। सो प्लीज़ मेक इट क्लियर कि आपको, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको हर एक शब्द को मैं क्लियरली बोल पाऊँ। अगर ऐसा लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आई एम वर्किंग ऑन माई थ्रॉट। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 10th है,
विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? ट्रैवल तो आप जानते ही ना, घूमने, मतलब वो जब ट्रैवल करते थे तो कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ सी को बिलोंग करती हैं, तो कौन सी पोएम थी? तो दैट वाज योर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हैं, ये जब वो घूमा फिरी करते थे, ट्रैवल करते थे, तो ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ जी की है। ठीक है, ट्रैवल पोएम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं। इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। इमोशन तो आप जानते ही हैं, भावना। रिकलेक्टेड मतलब है किसी चीज़ को एकत्रित करना। इन ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। लिख लीजिए, देखिए जो जो आपको शब्द नहीं आते हैं लिख लीजिए, क्योंकि जब आपको मतलब पता होगा तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। Don't try to mug up this, try to understand it. Once you will understand, you can make the answer very clear. So my purpose is to solve such in a way that you people have to understand it instead of mugging it, right? तो उद्देश्य यही है कि रटे ना। तो इमोशन जो रिकलेक्ट होते हैं शांति में, द प्रोफाउंड फिलॉसफी, ये बड़ी ही विख्यात फिलॉसफी है वर्ड्सवर्थ की, लेकिन ये रिजेक्ट किसने करी थी? इसको रिजेक्ट किया था टी.एस. एलियट ने। ये याद रखिएगा, ये फिलॉसफी को टी.एस. एलियट ने पसंद नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स? तो कौन से साल में लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस उन्होंने ऐड किया था? तो दैट वाज 1800। याद रखिएगा, 1800 में उन्होंने रखा था प्रीफेस को, जो कि एक वैल्यूएबल प्रीफेस था, जिसमें आउटलाइन थी पोएटिकल थियोरी की। ठीक है, तो यही एनलार्ज किया था, इसको थोड़ा बढ़ा दिया था 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज, जो उनकी जो पहली पोएटिकल वॉल्यूम था उसका टाइटल क्या था? ठीक है, तो उसका जो टाइटल था दैट वाज डिस्क्रिप्टिव एसेज स्केचेस। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो ये इन्होंने जो बहुत पहले की ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, ये 1793 में, याद भी रखिए 1793 में पब्लिश किया था, और एक कलेक्शन में, और उस कलेक्शन का नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव एसेज। क्या था? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हैड बॉर्न, मतलब उन्होंने इसको जन्म दिया, टेस्टिमनी टू द वेल्थ ऑफ हिज सेंसरी नोशंस। तो उनको इससे वेल्थ भी मिली, प्रख्यात, मतलब इनको यहाँ से तरक्की मिलनी शुरू हुई विलियम वर्ड्सवर्थ जी को। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 14। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव थॉट that do often lie to deep of tears for tears who said। मेरे लिए जो सबसे कमज़ोर फ्लावर है वो भी ब्लो करता है जब वो थॉट्स देना शुरू कर दे, जो कभी कभी हमको बहुत गहरा रुला देता है, मतलब रुला देता है। तो ये लाइनें ओड एमी, ये अगर आपको याद हो तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि ये लाइनें कहाँ से हैं, तो आप प्लीज़ इस वर्क को याद रखिए। ओड इन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। क्या है? ओड, लिख लीजिएगा, अदरवाइज ओड, मेरे आपको याद आ रहा होगा, इनका वर्क है ओड इंटीमेशंस, ठीक है, ऑफ इमॉर्टैलिटी। इफ आई विल राइट इट हियर इट विल ब्लिंक, सो इसलिए देख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ तो आप समझ ही लीजिए। अब आपको पता है वो कह रहे हैं ये वर्क किसका है, तो यस फॉर श्योर दिस इज़ द वर्क ऑफ नन ऑफ अबव। क्यों? क्योंकि यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ जी का नाम ही नहीं दिया है, तो नन ऑफ अबव होगा। लेकिन अगर विलियम वर्ड्सवर्थ जी का नाम दिया होता तो आप लिखते विलियम वर्ड्सवर्थ विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। ये जो लूसी की जो पोएम्स है ये क्या दर्शाती हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई हैं? तो अगर बताया जाए तो ये पोएम 5 पोएम्स में कंपोज्ड है। पहले मैं इसका ऑप्शन ही बता देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 पोएम्स में कंपोज्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपको ये आंसर क्लियर हो जाए।
और आप लिख भी लीजिएगा। जो ये लूसी पोएम्स की जो सीरीज़ है ये 5 पोएमों में कंपोज की गई थी वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। कब से कब तक के पीरियड में? 1798 से लेकर 1801, इस पीरियड में उन्होंने इसको 5 पोएमों में कंपोज किया। ऑल, सबकी सब, बट वन वेयर फर्स्ट पब्लिश, लेकिन एक ऐसी थी जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी और वो हुई थी 1800 में। याद आ रहा? जो 1800 में हुई थी वो सेकेंड एडिशन था किसका? लिरिकल बैलेट्स का। तो ये एक कोलैबोरेशन था वर्ड्सवर्थ जी का और एस.टी. कॉलरिज जी का। तो आई होप ये आंसर अब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स हैव अ लुक। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of traveler in some shady haunt among Arabian sands, from where these above quoted lines of Wordsworth। तो कहते हैं कि no nightingale did ever chant, कोई भी कुकू मतलब कोयल है, कोई भी कोयल यहाँ चैंट नहीं कर रही है। डिड एवर चैंट, अभी तक यहाँ किसी भी कोयल ने चैंट नहीं किया। चैंट का मतलब गाया नहीं। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, उनके लिए जो बहुत थके हारे ट्रैवलर्स आते हैं, उनका ग्रुप आता है। इन सम शेडी हॉर्न, कुछ वो थके हुए रहते हैं छाया के लिए, डरे हुए जो अरेबियंस के सैंड्स हैं उनमें छाया लेने के लिए। तो ये जो वर्क है ये वर्क एक्चुअली सॉलिटरी रीपर से लिया है। तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सॉलिटरी रीपर से लिया गया है। ये एक रोमांटिक पोएट, मतलब वर्ड्सवर्थ जी को तो आप जानते ही हैं, वो एक रोमांटिक पोएट है। उनकी पोइट्री जो है वो हर एक पोइट्री में और हर एक ट्रेट में रोमांटिसिज्म का जरा तड़का लगा ही देते थे, है ना। तो ये लाइंस जो है सॉलिटरी रीपर से ली गई है। ये पोयम एक लोनली लैस है जो रीप कर रही है ऑन द हाईलैंड्स। रीप का मतलब होता है कटाई कर रही है, किस पे? हाईलैंड पे। पोइट शोज हाउ द नेचर इज सिंपैथेटिक, कि नेचर किस तरीके से उसके ऊपर दया कर रहा है, मतलब नेचर कर रहा है कि वो किस तरीके से सफ़र कर रही है, उसका कितना दुख है, उसको नेचर देख रहा है। तो यहाँ नेचर उसकी केयर कर रहा है। तो वो इसीलिए कि यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा है, मेरे लिए कोई गीत नहीं गा रहा है, तो वो बड़ी दुखी है। तो इस सेंस में उन्होंने कहा है, राइट। तो द आंसर विल बी सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन? किसने कहा कि पोइट तो वही आदमी होता है जो किसी दूसरे आदमी से बात करता है? तो ये जो लाइन्स है ये डिपिक्ट की गई हैं वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले समझ लीजिए, ये वॉल्यूम वर्ड्सवर्थ जी ही लगाइएगा आप, ऑप्शन नंबर डी। और इसका मतलब है कि ये जो लाइंस हैं ये वर्ड्सवर्थ जी की हैं, जो सपोर्ट करती हैं इस व्यू पे कि पोइट अपनी जो कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज है, जो वो बात करता है, जो भी उसकी लैंग्वेज है, बात करता है, तो वो अपनी बात को पोइट्री ढंग से करता है। ये ऑफ कोर्स अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमसे ऐसी बात करे जैसे आप और हम कर रहे हैं। तो उनकी जो भाषा है दैट इज़ totally poetry. Their language is poetry, and we understand their language by the poetry, in the sense of poetry. ठीक है, but vulgar words should be avoided. उनका मानना था कि जो अभद्र शब्द हैं उनको हटा देना चाहिए। He was of this view. उनका ये मानना था। Is that clear? उनका मानना यही था कि अभद्रता नहीं होनी चाहिए शब्दों में जब आप पोइट्री लिख रहे हो। और एक चीज़ इनकी बहुत थी कि जब भी आप पोइट्री लिख रहे हो तो आपका जो पोइट्री का जो फ्लो होना चाहिए वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि उसमें अपने आप आपके मन से थॉट्स निकलते रहें। सो देयर शुड बी नो आर्टिफिशियलिटी। कहने का मतलब है आपको कोई चीज़ दूसरी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आप अपने मन में सोच रहे हो वही आपने लिख दिया। दैट इज़ व्हाट द पोइट्री इज़ अबाउट अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। बट देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस बिटवीन सम अदर ऑथर। आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना, जो कहते थे कि पोइट्री कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए। वो जॉन किट्स थे, मैं वैसे ही बता दूं आपको, ठीक है। जब हम जॉन किट्स को करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करूँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतना टाइम इसीलिए लगा रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ को मैं समझा सकूँ, अदरवाइज़ मैं इसको 20 मिनट में भी ख़त्म कर दूँ। बट मेरा पर्पस है कि मैं हर एक चीज़ को आपको अंदर तह तक ले जाऊँ जिससे कि आप समझ सकें।
पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा मेरी वीडियो देखने के लिए, बिकॉज थोड़ा टाइम लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक आई हैव मिस्ड दिस वन क्वेश्चन 18। पहले 18 करते हैं। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। लेक डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लैंड में था वो किससे जुड़ा हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो दैट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जी से ये जुड़ा हुआ है। कैसे? एक्चुअली आपको मैंने बार बार बता दिया, ही वाज अ रोमांटिक पोएट। ये अदर प्लेसेस में भी गए, वहाँ भी रहे, जैसे डोव कॉटेज में रहे, टाउन्स एंड में रहे, ग्रेसमियर में रहे, एलन बैंक में रहे, ग्रेसमियर पार्सोनेज में रहे। लास्टली फिर वो बाद में कहाँ आ गए थे, माउंट में आ गए थे। अभी ये क्वेश्चन आगे भी आया था, ठीक है। तो वो आखिरी के समय पे वहाँ आए थे। तो इस प्रकार से जो ये लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में, इस तरीके से ये संबोधित है। इतनी जगह को ही लेक डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ जी ने प्रकृति के अलग अलग मूड को बताया है, कि उनके भी मूड्स होते हैं, भाव। मूड्स तो आप जानते हैं ना, कोई मूड है, आज मेरा मूड ये करने का है या नहीं है। मन, जिसे हम कहते हैं मन, तो प्रकृति का भी मन होता है। ये किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने किस वर्क में बताया? तो आपको याद होगा, ये उन्होंने टिंटेन एबी में बताया। लाइन्स रिटन अबाउट द टिंटेन एबी, जहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हैं नेचर को। ये जो पोयम है ये कंपोज है एज अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटेन एबी। जब वो दोबारा रिविजिट करते हैं बैंक का मतलब है रिवर का किनारा, वाई रिवर है, अगर आपको याद हो, WEYE। ड्यूरिंग अ टूर, जब वो टूर लगाते हैं जुलाई 13, 1798 में। इनके 3 टूर लगते हैं, अगर आपको याद हो। तो जब इनका ये टूर लगता है 1798 में, तब उस समय पे ये बहुत ही पीसफुली वहाँ बैठते हैं, फिर सोचते हैं। फिर इन्हें लगता है कि भाई प्रकृति का भी मन होता है, अलग अलग मन होता है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. कहते हैं will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा ये क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow. एक्चुअली जो यहाँ पर वर्ड है, आपको मैं बता दूँ, जो वर्ड एक आया है यहाँ पर, दैट इज़ योर प्लेंटिव। अब प्लेंटिव किसको कहा गया है, इस चीज़ को मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आपको ये तो पता है कि भाई वो किस तरीके से रीपर, जो ये एक्चुअली लिया रीपर से है, तो वो ये बताते हैं कि भाई किस तरीके से मैं आपको 1 मिनट समझा दूँ इसका। जो वादी स्वर कहते हैं ना, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होके, अकेला, मतलब सैड हाई हील में, बड़ा ही मतलब सैड हो, दुखपूर्ण, हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं दुखपूर्ण। अगर आपको थोड़ा हिंदी में प्योर बता दो तो वो यही बोल रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही है, विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा, व्हाट शी सिंग्स, वो क्या गा रही है। शायद वो कोई दुखपूर्ण बात बता रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, जो बहुत पुरानी, जो नाखुश करने वाली चीज़ें हैं। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और जो भी कोई बैटल, युद्ध जो बहुत पहले कभी हुआ होगा। तो समझ में आ गया। तो ये वर्क कहाँ से लिया गया है, दिस इज़ फ्रॉम योर सॉलिटरी रीपर। इज़ दैट क्लियर? मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये बहुत ही फेमस लिरिक्स है वर्ड्सवर्थ जी का। इसमें पावर है इमेजिनेशन की, जो वो ट्रांसफॉर्म की जा रही है कॉमन में। मतलब कल्पना इतनी ज़्यादा है, उसको बिल्कुल आम जिंदगी में उसको जोड़ा गया है। जो हमारी रोज दिनचर्या है उसको रिप्रेजेंट किया है, और उसको एक हद तक सत्यता को बताया है हमारे जीवन की। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21. The sounding cataract haunted me like passion. Those lines occur in the poem. पहले तो आपको पोएम का ये मतलब पता होना चाहिए। द साउंडिंग कैटरैक्ट, अब आप वो कैटरैक्ट से मत समझ लीजिए जो मोतिया बिंदु होता है।
साउंडिंग का मतलब आवाज़ हो गया। आई थिंक आई एम जस्ट, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यहाँ से बताते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, साउंडिंग का मतलब आवाज़ है। यहाँ पर कैटरैक्ट का मतलब होता है झरना, आपने देखा होगा ना झरना, उस झरने को कहते हैं। हॉन्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो डरावनी हो। पैशन का मतलब होता है जुनून। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊं, जो झरने की जो आवाज़ है वो ऐसे मुझे डरा रही है जैसे कि कोई उसका क्या हो, वो जुनून है, उस पर जुनून सवार है, वो मुझे डरा रही है। तो ये लाइन किससे ली गई है? नेचर। अगर आप नेचर को देख रहे हैं कि वाटरफॉल है और उस वाटरफॉल में वो झरने की आवाज़ से वो डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी उसकी आवाज़ से, ठीक है, तो ये टिंटिन एबी से लिया है, क्योंकि नेचर को बहुत क्लोजली उन्होंने वहीं पर डिस्क्राइब किया है। तो टिंटिन एबी से लिया है एंड इट इज़, बस इतना ही है, इसको ज़्यादा तो क्या है इसमें, यही है, बस वहीं से लिया गया है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोटेशन है, ये वहाँ की कोटेशन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22, रॉबर्ट साउदी कहते हैं कि जो रॉबर्ट साउदी है was succeeded by डैश एज पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो रॉबर्ट साउदी किस सक्सीड हुए थे, किससे? विलियम वर्ड्सवर्थ जी के से। क्यों? क्योंकि इनको पहले लॉरेट का उपाधि दे दी गई थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी को इसके बाद मिली। पहले रॉबर्ट साउदी थे एज अ लॉरेट। लॉरेट तो आप जानते ही हैं भाई, कोई पुरस्कार होता है जो विख्यात बहुत ही हाई पोस्ट होती है, तो वो इनको मिली थी विलियम वर्ड्सवर्थ जी से पहले। जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद आफ्टर हिज डेथ वो किसको मिल गया था? वर्ड्सवर्थ जी को मिल गया था, ठीक है। अब ये वर्ड्सवर्थ जी को कब मिला था? कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि जो ये हो सकता है क्वेश्चन आगे हो भी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी को ये पोइट लॉरेट जो इंग्लैंड का चुना गया था, जब साउदी जी की डेथ हो जाती है तो उनको ये अवार्ड मिला था। अगर मैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी की बात करूं तो 43 में, क्योंकि 43 में साउदी जी की डेथ हो जाती है, तो साउदी जी को ये अवार्ड पहले मिलता है। इनकी मृत्यु के बाद फिर ये अवार्ड किसको मिल जाता है? वर्ड्सवर्थ को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड? बिल्कुल आपको सोचना नहीं है वर्ड्सवर्थ, और इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। Bliss, what it is that dawned that to be alive, but to be young was very heaven. What was the great event Wordsworth had mind while writing above lines? देखिए ये क्या कह रहे हैं। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद। ये एक आशीर्वाद होता है शाम के समय पे कि मैं एक जीवित हो जाऊं। बट टू बी यंग, अगर मैं यंग हो जाऊं तो ये मेरे लिए एक आसमान समा है, मैं आसमान में हूँ, मतलब मुझे स्वर्ग मिल जाए। तो ये ग्रेट इवेंट जो है ये माइंड है, MIND, माइंड की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो जो ये माइंड है, जब वो लिख रहे हैं इस लाइन को, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? तो उनके दिमाग में ये लाइन को देख के ये चल रहा है कि उनकी शादी की बात, मतलब अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन बनता है हिज मैरिज। उनके दिमाग में शादी की बात चल रही कि मैं यंग होता मेरी शादी होती। तो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने शो की है कि एक इमेज ऑफ इस मैरिज कि भाई मेरी शादी होती। और अगर पूछ लिया जाए ये लाइन किससे ली गई है, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द प्रिल्यूड से ली गई है। तो इसको भी याद रख लीजिए, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज अ, बार बार आ रहा है, वर्ड्सवर्थ क्या थे बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम आई एम सेइंग ही वॉज अ रोमांटिक पोइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। 1770 से 23 तक का इनका पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द प्रिल्यूड इज द वर्क ऑफ अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं, किसका काम है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, हु एमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स? वही वाली बात आ गई जहाँ टिंटिन एबी की बात कही उन्होंने कि नेचर का भी क्या होता है भाई, रहस्यमय मूड होता है नेचर का भी। तो ये बात किसने कही है? ये बात भी विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28। देखिए ये मैंने आपको बता दिया इसलिए मैं बहुत जल्दी मूव कर रही हूँ। अगर मैंने समझाया ना होता तो मैं आपको
एक्सप्लेन करती, बट इन माई लास्ट वीडियो दीज क्वेश्चंस हैव बीन पुट अप इन डिफरेंट वे एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। मैंने आपको समझाया है। तो जिन्होंने नहीं देखा, जो ये नया देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सीरियल के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, सीरीज़ 1, 2 एंड 3 इन सच अ वे सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। सो लेट्स हैव अ लुक। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ। तो जो प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ का, उसमें कितनी किताबें हैं उसमें? ये BKS जो है ना, ये बुक्स को संबोधित कर रहा है। तो इसमें आपको याद होगा 14 बुक्स को हमने डिस्कस किया था, 14 बुक्स है। और ये जो प्रिल्यूड है, अगर मैं आपको ये भी बोल दूं, कभी कभी कंफ्यूज मत होना, द प्रिल्यूड भी आता है या ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इस भी नाम से आ सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, या तो प्रिल्यूड आ जाएगा। अगर सपोज प्रिल्यूड वर्ड नहीं दिया है और आपको दिया है ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये टाइटल है इसका, ठीक है ना। ये कौन से सब टाइटल, दोनों में से कोई भी दे देगा तो चीज़ एक ही है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है प्रिल्यूड, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है, 14 किताबों में है और पब्लिश हुई थी 1850 में। तो बहुत क्वेश्चन बन गए हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिल्यूड। जो क्वेश्चन को आप थोड़ा देखते भी रहिए और समझते भी रहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। किस चीज़ की तलाश में वो ये प्रिल्यूड को ढूंढते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो अगर हम बोलें तो ये अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को दिखा रहे हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ जी। तो ये उनकी जो क्वेस्ट है, जो इच्छा है, वो ये है कि भाई वो अपने आप को बता रहे हैं। वो 14 किताब में लिखी है, 1805 में लिखी गई थी, पब्लिश 1850 में भी थी, ठीक है। पॉइंट अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर दर्शा रहे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। वर्ड्सवर्थ वॉज रिगार्डेड एज अ पैंथीस्ट। द टर्म मीन्स, अब आपको इसी टर्म की मीनिंग पूछ ली है कि इस टर्म का मतलब क्या है, पैंथीस्ट का मतलब क्या है। तो मैं आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर लेंगे। इसका आंसर है आपका यही, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज सेम ऑल थिंग, एनिमल, पीपल, विद इन यूनिवर्स। ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करे कि भगवान सब जगह है, सब चीज़ में विराजमान है, चाहे वो छोटी चीज़ें हो, एनिमल्स हो, आदमी हो, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सभी जगह यूनिवर्स में क्या है, भगवान विराजमान है। कहते हैं, हम पढ़ते भी है ना, गॉड इज़ एवरीवेयर। तो ये पैंथिस्ट उसको कहा गया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी भी यही मानते थे, इसीलिए इनको पैंथिस्ट रिगार्ड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 है विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वॉज फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। तो प्रीफेस मैंने आपको बताया ही है, लिरिकल बैलेड जो है उसमें वो प्रीफेस कोलैबोरेटिव वर्क है एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। तो पहला एडिशन जो था इस वॉल्यूम का, वो तो पब्लिश हुआ था 1798 में। 4 पोएम्स विद 4 पोएम्स आई थी ये एस.टी. कॉलरिज के साथ, और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ जी की थी। याद भी रखिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की कितनी थी, 19 पोएम, याद रखिएगा। 19 विलियम वर्ड्सवर्थ जी की थी, ठीक है, और 4 पोएम इसमें किसकी थी, एस.टी. कॉलरिज की। तभी हमने टोटल बताई थी ना 23। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, इस अलग तरीके से पूछा है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ जी का जो ये सेकेंड वॉल्यूम आया, जो पब्लिश हुआ 1800 में, इसमें प्रीफेस जो ऐड किया गया था वो लिरिकल बैलेड्स में किया गया था। तो किया कब क्या था, सन बताना है, तो 1800 विल बी द राइट आंसर, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विच द एक्सपीरियंस, क्वेश्चन है द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन द सेंसेशन एंड एंड्स इन। शुरुआत तो ये सेंसेशन से हो रही है, सेंस, ठीक है, इंद्रियों से हो रही है प्रिल्यूड, लेकिन ये ख़त्म किस पे हो रही है, तो ख़त्म ये विचारों पे हो रही है, कि विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर द प्रिल्यूड में यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए
सेंसेशन से शुरुआत है और एंड किस में है, थॉट में। तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ, 14 बुक पे ये कंपोज की गई थी, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा 1805 में। लेकिन ये पोयम पब्लिश की थी 1850 में, और ये उनकी वाइफ ने करी थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका जो ये एक्सपीरियंस था, द प्रिल्यूड, वो सेंसेशन था, उनका एक सेंस था, क्योंकि वो तो भाई एस.टी. कॉलरिज के डेडिकेट करते हुए लिख रहे थे। लेकिन ये एंड किससे हुआ, एक थॉट से, जो कि उनकी वाइफ ने ये नाम दिया द प्रिल्यूड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं 33 क्वेश्चन क्या है। Who succeeded Wordsworth as a poet laureate in 1850? Again this question has been put up. अब क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले तो था सऊदी थे, तो सऊदी के बाद कौन आए, विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1850 में तो उनकी डेथ हो जाती है, तो अब 1850 के बाद ये जो पद था, किसका पद, लॉरेट का जो पद था, अब क्योंकि किसकी डेथ हो गई थी, वर्ड्सवर्थ जी की, तो अब किसको नियुक्त किया गया जाता है एज अ लॉरेट, तो ही वॉज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जो ये पोइट लॉरेट की जो पद हुआ करती थी, ये कभी भी वैकेंट नहीं रहती थी। ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो उसके बाद वो काफ़ी साल तक या कुछ समय तक वो खाली रहे, उसको रिक्त नहीं रखा जाता था, वो तुरंत भर दी जाती थी जैसे किसी भी लॉरेट की डेथ हो जाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ्स चाइल्डहुड रूमिनेशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ का जो बचपन है, रूमिनेशन का मतलब क्या है, आपको पहले पता होना चाहिए रूमिनेशन है क्या। तो रूमिनेशन का मतलब होता है विचारशीलता, कहते हैं ना थॉट। बचपन के जो उनके विचार थे वो क्या बताते हैं प्रिल्यूड में, तो वो बताते हैं, इसकी मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता दूं। जो प्रिल्यूड है जो वर्ड्सवर्थ का, अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, प्रिल्यूड को वर्ड्सवर्थ जी का मैग्नम ऑपस भी कहा जाता है, ये थोड़ा लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाए। जो प्रिल्यूड है, द प्रिल्यूड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का क्या कहलाया जाता है, मैग्नम ऑपस, OPUS, ठीक है। इस वर्क को मैग्नम ऑपस माना जाता है, बड़ा ही शानदार वर्क जिसे कहते हैं, जो ऑटोबायोग्राफिकल है, सेमी, और कुंबरलैंड जहाँ वो रहते थे इंग्लैंड में, जहाँ उनका बर्थ प्लेस था, उसके बारे में बचपन की बातों को याद दिलाते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो बचपन में जब वो विचार याद कर रहे हैं तो उनकी नेटिव जगह कौन सी थी, वो कहाँ रहते थे बचपन में, तो वो रहते थे कुंबरलैंड में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं 35। विच पोयम वॉज कॉल्ड द पोयम टू कॉलरिज बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोयम ऐसी थी जिसको उन्होंने किसका नाम दे दिया था कि ये पोयम तो भाई एस.टी. कॉलरिज के लिए है, तो अभी मैंने जिक्र किया था, दैट वाज द प्रिल्यूड, क्योंकि वो डेडिकेट तो इन्हीं को करना चाहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उनकी वाइफ इसको नाम रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4 ऑफ द प्रिल्यूड। दोबारा वही बात आ गई कि जो प्रिल्यूड है उसमें वर्ड्सवर्थ जी किसको याद कर रहे हैं अपने बुक 4 में। अच्छा देखो, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकते हैं वो इस तरीके से कि जो ये भी दे सकते हैं कि बुक 4 में किसको रेफ़र किया गया है द प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ जी ने, तो वो तो आपको ये याद होना चाहिए, प्रिल्यूड उन्होंने डेडिकेट ही एस.टी. कॉलरिज के लिए कही। लेकिन क्वेश्चन कभी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी बुक है, प्रिल्यूड का कौन सी बुक का पार्ट है जिसमें एस.टी. कॉलरिज को रेफ़र किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा, मतलब समर्पित करी है ये पोयम, ये वर्क, तो दैट इज़ बुक 4 ऑफ द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक 37 में क्या है। इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी वर्ड्सवर्थ सम अप हिज फिलॉसफी ऑफ। इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, इंटीमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना, इंटीमेट, ओड का मतलब है प्रार्थना, तो किसकी प्रार्थना करना, किसकी कॉपी करके प्रार्थना करना, अमरता की, कि अमर हो जाए।
तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर इस फिलॉसफी को किस तरीके से एंड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ अमर हो जाए, जो उनका रिकलेक्शन है अर्ली चाइल्डहुड का, जब बच्चे थे, जब वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में थे, उस टाइम की वो फिलॉसफी को चाहते हैं कि वो क्या रहे, हमेशा के लिए उनकी प्रार्थना है कि वो अमर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट द प्रिल्यूड व्हेन ही सेज fair seed time had my soul and I grew up, fostered alike by beauty and fear। कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी बात करते हैं प्रिल्यूड में, फेयर सीड टाइम मतलब जो अच्छा वक्त था वो धीरे धीरे क्या हो गया, मेरी मतलब टाइम हैड माई सोल, अब धीरे धीरे वो समय चला गया है मेरी आत्मा से, और मैं धीरे धीरे उसमें क्या कर रहा हूँ, ग्रू कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अलाइक किससे अलग, ब्यूटी और डर से मैं अब बिल्कुल क्या हूँ, अलग हूँ। तो ये वर्क है द प्रिल्यूड का, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड भी कह सकते हो। ये 14 बुक्स में डिवाइड है। ठीक है, तो वो यहाँ पर किस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, अपने बचपन की बात को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में देख लेते हैं। What is being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Thorn? तो The Thorn जो पोयम है, इस पोयम से वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। टिस 3 feet long and 2 feet wide। टिस का मतलब दिस कह दो यहाँ 3 feet long 3 फीट लंबा, 2 फीट वाइड। अब इसका मतलब क्या है, समझ रहे। यहाँ इस थॉर्न का मतलब पहले तो समझ लो, ये जो थॉर्न है, जो इनका ये जो वर्क है द थॉर्न, दिस इज़ द वर्क द थॉर्न। तो ये जो थॉर्न वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1815 में। पब्लिशिंग डेट जरूर याद रखें। इफ़ इट इज़ गिवन कंपोजिशन डेट देन यू मस्ट लर्न दैट डेट ऑल्सो। तो इनकी पोयम वॉल्यूम 2 में इस चीज़ का जिक्र है, पोयम में से ही ली गई है, और ये पोयम कंपोज की है विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने। इट इज़ एन इन्फेंट, इट इज़ एन इन्फेंट मतलब कि ये तो एक छोटा बच्चा है। ग्रेव टिस 3 feet मतलब अभी ये छोटा बच्चा है, भाई एक दिन इसने भी क्या है, जाना है। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग is mourned in Walt Whitman's O Captain My Captain। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखी गई थी, 1865 में ये वर्क आया था। तो यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर कौन विलाप कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको वैसे बता दूँ तो वॉल्ट विटमैन विलाप कर रहे हैं, किसकी मृत्यु पे कर रहे हैं, कौन है वो कैप्टन, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ इंग्लिश रोमांटिक पोइट। तो इस पीरियड में जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट रहे हैं, तो इन चारों ऑप्शन में आते हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक दिस इज़ रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, सो आपको आंसर पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया कि जो वाटर का जो झरना है, 42 क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। द साउंडिंग कैटरैक्ट मतलब जो आवाज़ है झरने की, वो मुझे डरा रही है जैसे उसके अंदर कोई जुनून है। तो वो आपको बतानी है, ये पोएम टिंटन एबी से ली गई है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, अ सेंस सबलाइम, इसका जरा मतलब भी समझ लेते हैं। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं। तो ये वर्ड्स भी अगर आपको याद हो तो टिंटन एबी से लिए। ये सबलाइम, सबलाइम का मतलब होता है बड़ा ही इंटेलिजेंट, ज्ञानी, सेंस है, बड़ा होशियार है। ठीक है, तो समथिंग फार डीपली मतलब इस तरीके से घुला है कि देखो कि वो बिल्कुल डीप अंदर तक घुल मिल गया।
तो यहाँ पर जो सेंस है नेचर का, मतलब नेचर, प्रकृति इतनी ज़्यादा गहर असर कर गई कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ जी के पूरे खून में कह दो कि भाई भर गई है, और नेचर का वो इतने ज़्यादा लविंग थे। तो ये वर्क उनका कहाँ से लिया गया है? दैट इज़ फ्रॉम टिंटिन एबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ये क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि जो सऊदी है, आपको बताया था कि जो सऊदी है तो वो सऊदी की जब मृत्यु होती है, ठीक है, तो सऊदी की जब मृत्यु होती है उसी टाइम पे इनको क्या रख दिया जाता है? एज अ लॉरेट रख लिया जाता है। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई सऊदी जी की मृत्यु कब होती है, वो मैंने डिस्कस किया आगे, लेकिन फिर मैं रिवाइज़ करा दूँ। वो होता है 1843 में, ठीक है। जब सऊदी जी की डेथ हो जाती है तब ये पोएट लॉरेट बन जाते हैं। पहले तो एक चीज़ और है, इनिशियली तो ये मना करते हैं कि मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। वो कहते हैं दैट ही वॉज टू ओल्ड, कि ये वो कहते हैं अब तो मैं बहुत वो हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो रॉबर्ट पील थे उस समय, उन्होंने उनको एश्योर किया, यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ, आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। दस ही बिकेम ओनली पोएट लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। तो वही एक ऐसे कहते हैं लॉरेट पोएट रहे जिनको कोई ऑफिशियल वर्सेस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? किसने माना कि जो वर्ड्सवर्थ है उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता है, मतलब प्रीस्ट का मतलब है सेवक है, किसके? नेचर के, भक्ति है उनके अंदर नेचर के प्रति। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी थॉमस डी क्विंसी ने। इनका पूरा नाम था थॉमस, THOMAS, थॉमस डी क्विंसी। ये बोलते थे, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ 40, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 46 क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कम्स आउट ऑफ द मूड ऑफ डेस्पोडेंसी, मतलब वर्ड्सवर्थ किससे आ रहे हैं? डेस्पोडेंसी से आ रहे हैं, उस मूड में आ रहे हैं, ठीक है। एंड तो किस उसमें रहे हैं, किस पोएम में आ रहे हैं? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। बाय इंटरेक्टिंग विथ, किसके साथ वो बात कर रहे हैं? यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं वो? तो ये पूछा गया कि इस पोएम में वो किससे बात कर रहे हैं। तो वो करते हैं, मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो वो यहाँ पर लीच गैदरर से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊँ। लीच मैंने कल भी बताया था कि लीच गैदरर, लीच तो आप सभी लोग जानते हैं, एक एक मॉलस्क टाइप की फैमिली है, उसमें वो कीड़े मकोड़े से होते हैं, उनको बेच के वो अपना जीवन यापन करता है। तो ये जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये अगर हम पोएम की बात करें रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की, तो ये वर्ड्सवर्थ की एक्चुअल एनकाउंटर है लीच गैदर करने वालों से, जो 30 अक्टूबर 1800 में अपने गांव डोव कॉटेज ग्रेसमियर में जब रह रहे थे तो उनकी मुलाकात उनसे होती है। हाउएवर ये जो पोएम है ये तब तक नहीं लिखी गई थी, मई 1802 तक ये नहीं लिखी गई थी, जब तक कि वर्ड्सवर्थ जी ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। जब उन्होंने ये पोएम को डिस्क्राइब तब किया उन्होंने पोएम में, जब वो जा रहे थे ऑन अ बार्टन फेल, मतलब एक उन्हीं के घर के आसपास। तो इट वाज ड्यूरिंग द वॉक, जब वो वॉक कर रहे थे तब उनको ये ट्रैंक्विलिटी, वो जो इमोशन वाली बात आती है ना कि उनके अंदर एक इमोशन जागा, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी का, है ना, मैंने आपको बताया था, जो जुड़ा, उनका इमोशन जुड़ा उनके लिए। तो वो लीच गैदरर को देख के उनके मन में एक विचार आया। एंड ही हैड मेट 2 years अर्लियर, और वो उनसे 2 साल पहले मिले थे, और उन्होंने उस एक्सपीरियंस को इसमें शो किया है कि कैसे उनकी दिनचर्या है, कैसा वो काम करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 47 भी दोबारा रिपीट हुआ है। द सॉलिटरी रीपर इज़ अ बैलेड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। So no need to explain every time, as already it has been explained in the last question. Next question है who is, 48th question पे चलते हैं हम। Let's have a look। 48th question है आपका, who is known as the poet of lakes। अब देखो poet of lakes आता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है।
तो ये पॉइंट ऑफ लेक्स यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी को कहेंगे, क्योंकि इनका एक ग्रुप था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ जी को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ लेक्स कहा जाता है। एक्चुअली जो ये लेक पॉइंट्स है ये एक ग्रुप था इंग्लिश पॉइंट्स का, मतलब बहुत सारे इंग्लिश पॉइंट्स थे, उनका एक ग्रुप था जहाँ ये लोग रहते थे। एक लेक डिस्ट्रिक्ट था इंग्लैंड में, दैट वाज इन यूके, ठीक है, 19th सेंचुरी में। और ये जो ग्रुप था ये दे फॉलोड, इनका कोई भी एक सिंगल स्कूल नहीं था जहाँ ये थियोरेटिकल लिटरेरी प्रैक्टिस कर सके। तो इनको नाम दे दिया गया था एक यूनिफॉर्मली डिस्पैरेज, मतलब इनको रिव्यू किया गया था कि भाई इनको कंसिडर कर लो कि ये एक रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, और तो इनका एक ग्रुप है, इसीलिए इसको लेक पॉइंट, उस लेक के ही अगल बगल इनके घर थे तो इसलिए इसको लेक पॉइंट्स कह दिया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। अगर बात करी जाए तो प्रिल्यूड में कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं, तो इसमें है 14 पार्ट। मैं एक एक पार्ट आपको बोल रही हूँ, चाहे तो आप लिख लीजिए, आपको याद भी रहेगा और या रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 14 पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला इंट्रोडक्शन, स्कूल टाइम कंटिन्यूड, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, समर वेकेशन, बुक्स, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, रेजिडेंस इन लंदन, retrospect, love of nature leading to love of man. This is 8th. 9th, residence in France. 10th, residence in France continued. Again in 11th, residence in France continued. 12th, imagination and taste, how impaired and restored. Then comes 13, again imagination and taste, how impaired and restored continued. And then it came in the end, conclusion. तो ये 14 हिस्से थे जिसमें ये प्रिल्यूड को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है, क्वेश्चन ये है, इन विच वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, मतलब वर्ड्सवर्थ जी के प्रिल्यूड में कौन से वर्क, मतलब वर्क में प्रिल्यूड के द बॉय ऑफ, जो ये द बॉय ऑफ विनेंडर है, ये किससे अफेक्टेड है। तो जो प्रिल्यूड है वर्ड्सवर्थ जी का, उसमें जो ये बॉय लड़का है ये किससे अफेक्टेड है, किससे ग्रसित है। तो इसका आंसर है म्यूटनेस, वो बोल नहीं पाता है, चुप्पी रखता है, ठीक है। तो बॉय ऑफ विंडरनेस इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस, म्यूट हो जाना, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आज के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी पे हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, वी हैव ऑलरेडी डन इट। आई विल ब्रिंग नेक्स्ट सीरीज़ रिगार्डिंग द नेक्स्ट ऑथर, लिटरेचर पे ही लाएंगे पहले। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अपने राय ज़रूर दीजिए, फीडबैक दीजिए। देखिए कई लोगों को डाउट होता है, तो एक बार आप वीडियो को बहुत ढंग से देखिए, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, देन येस ऑफ कोर्स यू शैल कमेंट मी, आई विल मेक योर डाउट्स क्लियर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, आई गॉट द मैसेज एंड द कमेंट फ्रॉम यू पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल were asking me that they want the video related to synonyms and antonyms. I mean to say vocab. देखिए vocab की कोई एक स्पेशल क्लास तो होती नहीं है, आप भी जानते हैं कि एक दिन में vocabulary कंप्लीट नहीं होती। what I can do for you is that मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो ले आऊँगी जिसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग योर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, दैट इज़ एक्चुअली योर vocab, क्योंकि vocab वही पूछी जाएगी कि इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो आई विल ब्रिंग इट, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ थोड़ा सीरीज़ को हम आगे तक कर लें, क्योंकि हम सीरीज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। सीरीज़ हमारी लगातार चलेगी, प्रतिदिन चलेगी, 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ चलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं विच वी आर गोइंग टू डू इट। तो मेरी सबसे ही विनती है, अब टाइम लिमिटेड है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप डिसाइड कर लीजिए, और वीडियोस को बिल्कुल जब आप देख रहे हो तो ये डेट श्योर कर लीजिए कि यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक अलॉन्ग विद द वीडियो, सो दैट यू कैन गेट the explanation of one question and with most of the questions inside that one question. So you will get more questions rather than one question.
मतलब एक क्वेश्चन से आपको और भी क्वेश्चन बन के संभावना बनेगी कि आप और भी क्वेश्चंस कर सकें. सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 50 क्वेश्चंस, इट कुड बी मोर देन दैट आल्सो, राइट. मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक अपने तरफ से आप भी ये इनिशिएटिव लीजिए. देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो ये चलती रहनी चाहिए. जितना इसको आप रोक के रखोगे उतना ये ख़त्म हो जाता है. जितना आप इसको सर्कुलेट करोगे दैट मच इट विल ग्रो. सो मेक इट फ्रॉम योर ओन साइड ऑल्सो. दैट इनिशिएटिव आप लीजिए कि जितने आपके लोग आपके संपर्क में हैं, जिसको ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप उनको ये वीडियोस प्रोवाइड कीजिए, इन द सेंस बाय मेकिंग देम टू शेयर माय लिंक. और इससे आप चैनल तो ग्रो जो करेगा, बट दे विल गेट द ऑथेंटिक मटेरियल बिफोर देयर एग्जाम एज वेल एज. सो नॉट टेकिंग योर मच टाइम, मैं वाइंड अप कर रही हूँ क्लास को, वीडियो को, और नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई विल गिव यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर प्रेपरेशंस. टिल देन, बाय, टेक केयर.